संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो आज बात करना चाहूँगा गोलीय दर्पण की। तो चलिए शुरू करते हैं गोलीय दर्पण। तो देखिए, जैसा है आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। लेकिन स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि आखिर अवतल दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण कौन है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, अवतल दर्पण इस उत्तल दर्पण को कह देते हैं। उन्हें पता नहीं चल पाता कि कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल। मैं इसका एक आसान सा रास्ता बता देता हूं आपको। देखो, अवतल दर्पण कहां से शुरू है, इसका पहला वर्ड अ है। तो दैट मीन्स आप ऐसा समझ लो कि वैसी दर्पण जिसमें प्रकाश अंदर की ओर परावर्तित हो, क्योंकि अ से अवतल होता है, अ से अंदर होता है। तो भाई ऊपर से क्लई किया गया, मतलब ऊपर से पेंट किया गया गोलीय सतह में, और अंदर से जिसकी प्रकाश परावर्तित हो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे, तो अवतल दर्पण कहेंगे। क्योंकि अ से शुरू है और इसमें प्रकाश कहां परावर्तित हो रही है, अंदर से। तो अ से अंदर होता है, अ से अवतल। आसान है याद रखना कि जिसके प्रकाश अंदर से परावर्तित होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक इसी तरह से ऊ से उत्तल दर्पण और ऊ से ऊपर, तो दैट मीन्स जिसमें प्रकाश ऊपर से परावर्तित होती हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्योंकि अंदर कलई की गई होती है गोलीय सतह में और ऊपर से प्रकाश परावर्तित होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये तो आसान सा तरीका हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानने का। अब बात करेंगे, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, परिभाषित शब्द, जिन्हें समझना चाहिए, क्योंकि उसी से आप समझ पाएंगे कि गोलीय दर्पण में किसी भी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो इसके लिए आपको पी का मतलब होता है पोल, मतलब ध्रुव, और एफ फोकस, और सी वक्रता केंद्र। तो भाई सेंटर ऑफ कार्वेचर, फोकस एंड पोल्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वक्रता केंद्र की। क्योंकि एक आप जान रहे हैं गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, मतलब कि एक वृत्त तो बनता ही बनता है। तो भाई वृत्त होगा तो वृत्त का केंद्र भी होगा। तो ये जो गोलीय सतह है, ये जो वृत्ताकार पथ पर होगा उसके ज्यामितिक केंद्र को, मतलब कि भाई आप ऐसा समझ लो कि अगर एक वृत्त होगा तो उसका केंद्र होता है। तो गोलीय दर्पण एक टुकड़ा होता है इसका, लेकिन केंद्र तो यही होगा। तो जो उसका केंद्र होता है ना, ज्यामितिक केंद्र, उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस दर्पण का गोलीय सतह का भाग होता है उसके ज्यामितिक केंद्र को वक्रता केंद्र, जिसे कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि यहाँ से एक इस रेखा खींची जाती है, मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन फोकस, जो दर्पण को जाकर जिस बिंदु पर काटती है उसे पोल कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। और इन दोनों के बीच का एक बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक बिंदु होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। अब ये फोकस क्या है, इसके लिए मैं कुछ नियम बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि इस फोकस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आप जानते हो कि किसी भी दर्पण का फोकस से ही हम उस दर्पण की बहुत सारे गुण को समझ पाते हैं। लेकिन ये फोकस होता क्या है, इसके बारे में मैं आगे भी नियम जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, क्योंकि एक विशेष होता है, इन दोनों के बीच होता है, लेकिन इसके विशेषता क्या है ये मैं अभी आगे नियम में बताऊंगा। थोड़ा सा उत्तल दर्पण को भी मैं बता दूं। मैंने जैसा कहा था कि इसमें अंदर की ओर कलई की होती है, ऊपर का सतह परावर्तक होता है। तो अगर अंदर की ओर कलई की गई है तो ऑटोमेटिक है कि ये दर्पण इस ओर बन रहा होगा, ये गोलीय सतह इस ओर बन रहा होगा, तो इसका केंद्र किधर होगा, इस ओर। और ये मुख्य अक्ष मिलेगा तो फिर ये जहां मिला वो मैंने पहले भी कहा पोल मतलब ध्रुव होता है, इन दोनों के बीच फोकस होता है। तो इसका जब वक्रता केंद्र इधर है तो फोकस भी इनके मध्य में इस साइड आ जाएगा, मतलब कि इसमें फोकस और वक्रता केंद्र इस साइड हो जाता है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में जैसा मैंने कहा उस प्रकार का होता है। अब इसके बाद यहाँ गोलीय दर्पण के परावर्तन का 3 नियम है। ये 3 नियम मैं समझाना चाहूँगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन का 3 नियम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियम 1। तो नियम 1 ये कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण, चाहे एक अवतल दर्पण ले लिया जाए या उत्तल दर्पण, तो पहले मैं अवतल दर्पण में समझाता हूँ। किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल, कि जितने भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, मतलब ये सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो आप देखोगे कि परावर्तन के बाद सभी एक ही बिंदु पर कटेंगी। ये खासियत है
किसी भी गोलीय दर्पण का कि इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं सभी फोकस से होकर ही गुजरती है। यही इस फोकस की विशेषता भी है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे फोकस कहते हैं। अब आइए इसी नियम को अगर हम उत्तल दर्पण में देखने का प्रयास करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो उत्तल दर्पण में आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें। तो भाई वास्तव में होता क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जैसे ही प्रकाश की किरणें आती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर चारों ओर फैल जाती है। वास्तव में ये होता है, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको ये सारी किरणें पीछे कटती हुई एक बिंदु पर प्रतीत होंगी, और जो बिंदु कटता हुआ प्रतीत होगा वो उस उत्तल दर्पण का फोकस होगा, क्योंकि ये रियल में लौट के तो जाती है लेकिन पीछे की ओर सभी एक बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, जिसे उस उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो आपको नियम क्या समझ में आया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी तो वो हमेशा परावर्तित होकर कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। तो ये परावर्तन का पहला नियम है गोलीय सतह में। आइए इसका दूसरे नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका दूसरा नियम ठीक इसके अपोजिट है। इसका मतलब कि आपने इसमें क्या देखा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आ रही थी तो लौटने के बाद कहाँ से जा रही थी? फोकस से। तो अगर आप दूसरा नियम में ये सोचें कि अगर कोई प्रकाश की किरण जाते समय ही फोकस से जा रही है, जैसे आपको मैं फिर से एक एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर कोई प्रकाश की किरणें, ये हो गया अवतल दर्पण, और अब इसमें आप बात करते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से, मतलब यहाँ से होकर जा रही है, तो आप सोचो कि समानांतर आई थी तो फोकस से गई थी, और अगर फोकस से जाएगी तो कैसे लौटेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो कोई भी किरण अगर फोकस से जाती है तो वो जाने के बाद जब लौटेगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। इसका मतलब नियम क्या हो गया दूसरा कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौटती है। तो पहला समानांतर किरणें फोकस से, और फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर। यहाँ भी आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण जहाँ अंदर में फोकस है उसके स्टेट में आ जाए और लगे कि वो फोकस की ओर जा रही है तो लौट कर ये मुख्य अक्ष के समानांतर ही लौटेगी। और इसका तीसरा नियम, मतलब गोलीय सतह में परावर्तन के 3 नियम होते हैं। एक, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से, और फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर। ये दोनों तो अपोजिट नियम है, जो 2 नियम आसानी से याद हो जाता है। और तीसरे नियम में आपको जैसा मैंने बताया कि इसका ज्यामितिक केंद्र कौन है, तो वक्रता केंद्र। तो आप ये नियम जान सकते हैं कि वक्रता केंद्र मतलब कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वक्रता केंद्र, वहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से ही लौटती है। मतलब अगर सेंटर से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो निश्चित है सेंटर से ही लौटेगी। तो ये बहुत ही सरल रूप में आप समझ सकते हैं कि वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण अगर जा रही है तो वक्रता केंद्र से ही लौटेगी। मतलब मुख्य अक्ष से अगर कोई किरण जाए तो वो मुख्य अक्ष से ही लौटेगी। ऐसा ये नियम है। गोलीय दर्पण के परावर्तन का 3 नियमों को आप समझें। इसके आगे अब हम लोग उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो भाई जैसा आपने देखा कि अवतल और उत्तल दर्पण में परावर्तन का नियम क्या होता है, आइए आप समझते हैं प्रतिबिंब के बनने की क्रिया। तो मैं सबसे पहले आपको आज बताऊंगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, मतलब कि वस्तु कहाँ कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बच्चों को अक्सर ये याद नहीं रह पाता और नंबरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इसको याद रखने का मैं कुछ सरल तरीका बताऊंगा जिससे कि बच्चों को तुरंत याद हो जाएगा कि किन किन जगह पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो बिंदु होता है इसे ध्रुव कहते हैं, एक बिंदु है, और फोकस भी एक बिंदु है, और ये वक्रता केंद्र है जिसको सी से डिनोट करते हैं, और ये रेखा अनंत तक जाती है। तो मैंने अनंत को भी एक बिंदु माना है ई के रूप में, जो एक अनंत पॉइंट है, और भाई ये ई के रूप में मैंने दिखा दिया। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इन बिंदुओं के लिए आपको एक स्पेशल नियम बता रहे हैं जिसको आप याद रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस सारे नियम को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि किसी भी बिंदु, मतलब यहां जितने भी बिंदु हैं, किसी भी बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब किसी बिंदु पर ही बनता है। ये आप याद रखेंगे कि किसी भी बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु पर ही बनेगा। माने कोई बिंदु पर रखा है तो किसी बिंदु पर ही बनेगा, ये बात आप दिमाग में रखें। दूसरी बात, 2 बिंदुओं के बीच, मतलब एक तो बिंदु का हो गया बात, और 2 बिंदुओं के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा 2 बिंदुओं के बीच होता है। मतलब बिंदु का आंसर बिंदु में ही होगा और 2 बिंदुओं के बीच का आंसर 2 बिंदुओं के बीच ही होगा। अगर आप ऐसा याद रखें तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि कहां रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है।
तो चलिए, आप गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं तो गोलीय दर्पण का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो उसका वक्रता केंद्र है, मतलब सी है। तो यहीं से पढ़ाई शुरू करते हैं, एकदम सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, बहुत ही आसानी से समझेंगे आप। तो सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, क्योंकि ये इसके बीच की स्थिति है। तो याद रखेंगे, और सेम आकार का बनता है, मतलब इसकी ऊंचाई जितनी होगी इसकी ऊंचाई भी उतनी ही होगी, क्योंकि ये सेंटर है इसका। और सेंटर पर रखे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज फॉर्म होता है। मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चूंकि ये मेन बिंदु था, लेकिन अब इसके इर्द गिर्द उल्टा कर देना है। मतलब अगर अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो बहुत ही छोटा फोकस पर होगा, और अगर फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो अनंत पर। इस तरह से आप देख रहे हैं बिंदु वाला बिंदु पर ही बन रहा है। तो सेंटर का सेंटर पर, और फोकस का अनंत पर, और अनंत का फोकस पर। तो भाई अनंत वाला फोकस पर एक छोटा बिंदु के रूप में, लेकिन फोकस वाला अनंत पर बहुत ही बड़ा आवर्धित बन जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से तीन कॉन्सेप्ट को एक ही बार में याद हो गया कि वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर होगा, और उसी तरह से अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, और फोकस का वक्रता केंद्र पर अनंत पर। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि अब बच गया एक पोल। तो पोल के पास अगर आप रखना चाहोगे तो पोल पर तो भाई दर्पण के एकदम अंदर सटा हुआ है, तो वहां सटा के रखोगे तो पोल पर ही बन जाएगा। तो इस तरह से लगभग बिंदु वाला सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच। तो जिस प्रकार से आपने देखा अनंत का फोकस पर और फोकस का अनंत पे बनता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर रखा जाए तो ठीक इस दोनों के बीच बनना चाहिए, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। मतलब कि अनंत वाला फोकस पर था, लेकिन अब जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं प्रतिबिंब इधर बढ़ता जाता है, मतलब फोकस से घसक कर वो इधर आते जाता है, और आप घसकते घसकते सेंटर पे आ जाते हैं, प्रतिबिंब भी घसकते घसकते सेंटर पे आ जाता है। तो बस यही समझना है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और इससे छोटा बनेगा। मतलब ये साइज जैसे जैसे आप इधर घसकते जाते हैं तो भाई ये जो है ये एकदम छोटा से थोड़ा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और अंत में जैसे ही आप वक्रता केंद्र पे पहुंचते हैं सेम आकार का हो जाता है। तो भाई अनंत पे रखे थे एकदम छोटा बना था, थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ा सा उससे बड़ा हुआ, थोड़ा और आगे बढ़े थोड़ा और बड़ा हुआ, और इस तरह से सेंटर पे जब पहुंचे तो बराबर हो गया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अनंत और वक्रता केंद्र पे के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहता है और इससे छोटा रहता है, लेकिन ज्यों ज्यों आप वक्रता केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं ये प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता जाता है, और अंत में वक्रता केंद्र के पास जाकर दोनों का साइज सेम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो कुल कितने कॉन्सेप्ट हो गए, चलिए चेक करते हैं। वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, अनंत वाला फोकस पर एक बिंदु की तरह, फोकस वाला अनंत पर बहुत ही आवर्धित, उसके बाद पोल पर तो पोल पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मतलब अगर आप यहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिक एक इससे बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और कहाँ बनेगा तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो फोकस और वक्रता केंद्र वाला इस साइड बनता है और इनके बीच वाला इस साइड बनता है। ये सारे केसेस एक जैसे हैं लगभग, लेकिन इसके बाद एक अलग केस होता है अवतल दर्पण का, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, क्योंकि ये सारे प्रतिबिंब वास्तविक थे क्योंकि दर्पण के आगे बन रहे थे। लेकिन जैसे ही हम फोकस और ध्रुव के बीच जाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और आवर्धित होता है। मतलब आपको याद रखना है ये केस हमेशा के लिए कि जैसे ही फोकस और आप ध्रुव के बीच जाएंगे दर्पण में आपका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि एक तो फायदा ये होता है कि व्यक्ति जैसे ही अपना चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच लाता है उसका बड़ा चेहरा उसको दिखाई देता है, चूंकि आवर्धित हो रहा है, और उस तरह से उसको अपने दाढ़ी बनाने में सुविधा होता है। दूसरी बात, क्योंकि अब फोकस के बाहर की सारी चीज़ों का प्रतिबिंब तो बाहर बन रहा था, मतलब अंदर तो दिखता ही नहीं होगा, तो इस व्यक्ति को अपने पीछे क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें दर्पण में नहीं दिखाई देता, जिससे उसकी शायद उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पॉइंट बना रहता है। क्योंकि दाढ़ी बनाने समय अगर वो पीछे की कुछ चीज़ों को देखे तो हो सकता है कि उसके कटने का खतरा बढ़ जाए, तो उसे कुछ दर्पण में पीछे उसके चेहरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप जान रहे हो फोकस के बाहर सारी चीज़ें होंगी तो उसको दर्पण में वो सारी चीज़ें अंदर नहीं दिखाई दे रही होगी, तो वो आसानी से केवल उसका चेहरा दिखता है और वो आसानी से सेविंग कर लेता है। तो अवतल दर्पण को सेविंग के लिए यूज किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको सारे स्टेप्स याद हो गए। एक बार अगेन रिपीटेड, भाई सेंटर का सेंटर पर,
अनंत वाला फोकस पर, फोकस वाला अनंत पर, अनंत वक्ता केंद्र के बीच तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, और फोकस वक्ता केंद्र के बीच तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, और फोकस और ध्रुव का जो मैंने कहा दर्पण के पीछे, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। तो इस तरह से पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आइए अब उत्तल दर्पण को समझेंगे। तो चलिए उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो बस बहुत सी आसान सी क्रिया है, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपको एक ही टाइप याद रखना है कि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और छोटा बनता है। तो याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब तीन तरह का होते हैं। एक समतल दर्पण होता है जिसमें तो आप जितना बड़ा आपका वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है, और एक अवतल दर्पण होता है जहां वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब से बड़ा बनता है, और एक उत्तल दर्पण होता है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो भाई इसमें आप कहीं भी वस्तु रख लो, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा हमेशा F और P के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये कोई भी स्थिति हो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। अब मैं इसका एक ग्राफ खींचने का भी स्टाइल बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका यूज कहाँ होता है। तो आप जानते हो कि जब कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ छोटा बन रहा है तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है गाड़ी के साइड मिरर में, क्योंकि गाड़ी के पीछे जो बगल में शीशा लगा रहता है उससे हम पीछे की गाड़ियों को देखते हैं। तो भाई अगर पीछे की गाड़ियों को देख रहे हो और वहाँ पर आप अगर बोलोगे सर इसको क्यों लगा दें, हम समतल दर्पण ही लगा देते हैं, क्योंकि समतल दर्पण में भी तो पीछे का दिखाई देता है। तो जैसे ही समतल दर्पण दिखाओगे तो उसमें आपको BHO और कोई नंबर लिखा हुआ नजर आएगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या है। तो आपको क्योंकि समतल दर्पण में सेम आकार का बनता है, तो हो सकता है कोई गाड़ी बहुत नज़दीक आ जाए तो भाई उसके वस्तु का प्रतिबिंब सेम आकार का बन रहा होगा, और आपको केवल शायद हो सकता है कि केवल नंबर प्लेट ही दिखाई दे और पूरा गाड़ी दिखाई नहीं दे, और एक्सीडेंट के बाद दिखाई दे कि वो ट्रक था, तो आपको बड़ा शौक लगेगा। तो वो वस्तुएं छोटी दिखनी चाहिए। तो अब फायदा क्या है कि आप उसमें साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा लें, उत्तल दर्पण। क्यों लगा लें, क्योंकि उत्तल दर्पण लगाएंगे तो आपको पीछे आ रही गाड़ी, वो ट्रक भी दिखाई देगा, और उस ट्रक के पीछे अगर दो चार कार आ रही हैं और बाइक आ रही हैं वो भी छोटी छोटी दिखाई देगी। तो उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिसके कारण हम साइड मिरर में हर चीज़ों को छोटा छोटा देख पाते हैं, और हमें पता चलता है कि पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, और हम बहुत आसानी से उनको देख पाते हैं अपने साइड मिरर से। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इन सब का एक ईजी सा कॉन्सेप्ट होता है ड्राइंग बनाने का, वो मेरा खुद का मेथड है। मैं हल्का सा हिंट्स कर रहा हूँ, अगले क्लास में मैं इसका पूरा डिटेल दूंगा। ACI, ACI और MFI ये मेरा मेथड है। तो भाई याद रखोगे, इसको लिखते ऐसे हैं ACI और MFI। अब लिखते ऐसे हैं, क्यों लिखते हैं, क्यों करते हैं, तो ये ACI और MFI मेथड क्या है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। तो मैं बताऊंगा, इस मेथड को आप एक बार जान लो तो आप किसी भी दर्पण का, चाहे वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण, उसका ड्राइंग विदिन कुछ सेकंड में बना सकते हैं, और कहीं कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।